जस्टिस ऑफ गॉड यानी कानून की देवी, जिनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में तराजू है और आंखों पर पट्टी बंधी है, क्योंकि वो बिना किसी के प्रभाव में आए, बिना भेदभाव किए सबूतों को तोलते हुए इंसाफ करती है और निष्पक्ष होती है। दूसरे हाथ में जो तलवार है वो उनकी न्याय की शक्ति का प्रतीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़े अपराजित सत्य में भी कानून की देवी ने बिना प्रभाव में आए सबूतों के आधार पर गजेंद्र शेखावत का संजीवनी घोटाले के साथ किसी भी तरीके के जुड़ाव को प्रमाणित नहीं माना है। वहीं एसओजी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में कहा कि गजेंद्र शेखावत के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो फिर कैसे गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम इस केस में आता है? क्या गजेंद्र शेखावत को राजनीतिक रंजिश का शिकार बनाया गया? बिना सबूतों के उनको कोर्ट तक घसीटा गया, बिना सबूतों के ही उनके परिवार यहां तक कि उनकी स्वर्गीय मां तक को अभियुक्त बताया गया। आज हम आपको इस केस से जुड़े वो सत्य बताने वाले हैं जो प्रमाणित करता है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित बिल्कुल नहीं। मेरा दामन पाक साफ है। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन परास्त नहीं किया जा सकता। गजेंद्र सिंह शेखावत के अपराजित सत्य को समझने के लिए आपको साजिश और सियासत को समझना पड़ेगा और उसको समझने के लिए आपको एक आंकड़ा समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करता हूं उस आंकड़े के साथ जिसके लिए सियासत हुई, साजिशें रची गई। यह है दरअसल आपको दिखाते हैं उन पीड़ितों की संख्या जिन्होंने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश किया और यह आंकड़ा है 1,46,993 का। अब इसमें परिवारों को जोड़ लीजिए तो यह आंकड़ा काफी ज्यादा हो जाता है। लेकिन निवेश कितना किया गया? ये जो 1,46,993 लोग हैं जिन्होंने निवेश किया, वो निवेश का आंकड़ा भी जरा देखिए। ये निवेश का आंकड़ा कितना था? यह आंकड़ा है 953 करोड़ के आसपास। यह पैसा ना तो आज तक उनको वापस मिला और ना ही इस पर मुनाफा मिला जिसका दावा किया गया था। तो यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो पीड़ितों से होते हुए पॉलिटिकल होती है और कोर्ट से होते हुए कूटरचित कृत्य तक पहुंच जाती है। लेकिन साजिश के शिकार हुए गजेंद्र शेखावत के साथ दो शब्दों के जरिए नाइंसाफी की गई। ये शब्द भी समझिए, क्योंकि कानून की किताब के इन दो शब्दों के बीच का फर्क गजेंद्र शेखावत के मामले में मिटता हुआ नजर आया। उनको बिना सबूतों के पहले आरोपी बताया गया और फिर गुनहगारों की तरह दिखाया गया, लेकिन इन दो शब्दों के मायने अपने आप में बेहद खास है। जरा देखिए, आरोपी किसको कहते हैं और गुनहगार किसको कहते हैं? आरोपी कहते हैं जिस पर आरोप लगे और गुनहगार जिस पर आरोप सिद्ध हो जाए। मसलन किसी ने चोरी की, ऐसा आरोप लगाया गया, लेकिन कोर्ट के अंदर अगर यह सिद्ध हो गया कि चोरी की तो वो गुनहगार, और अगर चोरी नहीं की तो वो गुनहगार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से गजेंद्र शेखावत को कोर्ट के फैसले से पहले ही गुनहगार जैसा करार दिया गया और इस दौरान गजेंद्र शेखावत के साथ क्या क्या हुआ यह भी समझिए, क्योंकि इस पूरे केस के अंदर जो भी घटा वो गजेंद्र शेखावत और उसके परिवार के साथ घटा। सुर्खियों में वो चेहरा लगातार बना रहा और सुर्खियां संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जोड़कर सुर्खी, जिससे कोई लेना देना प्रमाणित नहीं हुआ। जमकर मीडिया ट्रायल हुआ, मीडिया ट्रायल भी उसी आधार पर हुआ जो सबूत बताए गए, जो बयान दिए गए, और उसमें भी कहीं यह प्रमाणित नहीं किया गया कि किस रिपोर्ट में गजेंद्र शेखावत को दोषी माना गया या उनके खिलाफ सबूत मिले। इसके अलावा मानहानि की गई, क्योंकि परिवार के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर भी जिस तरीके से टिप्पणियां हुई, जिस तरीके से बयान दिए गए, वो बेहद परेशान करने वाले थे। यहां तक कि परिवार पर अटैक किया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी को भी इस मामले में अभियुक्त बताया गया और यहां तक की हद तब हुई जब स्वर्गीय मां पर भी टिप्पणी कर दी गई। जो इस दुनिया में नहीं उस पर भी टिप्पणी की गई और उन्हें भी इस केस के अंदर अभियुक्त बताया गया। और ये क्या सब कुछ एक राजनीतिक रंजिश के लिए किया गया?
क्या वाकई में राजनीतिक रंजिश के लिए परिवार यहां तक कि स्वर्गीय मां तक को इस केस के अंदर घसीटा गया और ये सब सहन किया गजेंद्र शेखावत ने इस पूरे केस के अंदर। लेकिन ये मुस्कुराता चेहरा हमेशा कहता रहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, और कानून पर पूरा भरोसा जताया गया। दरअसल केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जो बड़ी राहत मिली वो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रकरण में हाईकोर्ट से मिली। हाईकोर्ट में जस्टिस अरुण मोगा की बेंच में सुनवाई हुई। शेखावत द्वारा दाखिल याचिका पर अंतिम आदेश पारित किया गया। एफआईआर और उससे संबंधित जांच को निरस्त करने की मांग की गई। 17 सितंबर को जस्टिस अरुण मोगा ने एसओजी को निर्देशित किया था और कहा था कि क्या एसओजी शेखावत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का इरादा रखती है। एसओजी ने हाईकोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की और चार्जशीट में कहा कि शेखावत की किसी भी तरह से संलिप्तता नहीं पाई गई। उन्हें उन कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जो उनके निवेशक पद से इस्तीफा देने के बाद हुए। इस लाइन को समझिएगा। निवेशक पद से इस्तीफा देने के बाद जो घटा उसके लिए गजेंद्र शेखावत को पहले आरोपी बताया गया, फिर गुनहगार की तरह ट्रीट किया गया, जबकि उसके कोई सबूत एसओजी के पास नहीं थे। हाईकोर्ट ने एसओजी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया और कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं। साथ ही सुनवाई के दौरान अदालत ने एसओजी से यह भी स्पष्ट किया कि बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के शेखावत के खिलाफ आगे की जांच नहीं की जा सकती। सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया, कोर्ट से बिना अनुमति के शेखावत के खिलाफ जांच नहीं की जाएगी। लेकिन हम आपको हाईकोर्ट की वो पूरी वर्डिक्ट दिखाते हैं जिसमें बाकायदा गजेंद्र शेखावत को कहा गया कि आपके ऊपर कोई दोष साबित नहीं होता, कोई आरोप साबित नहीं होता। जरा इसको भी समझिए और फिर इसके अंदर आप समझिए। ये पूरा हमने आपके सामने एक तरीके से जो हाई कोर्ट ऑफ जुडिक्शन राजस्थान का जो जोधपुर के अंदर बेंच या कहें कि मेन हाई कोर्ट है, उसके अंदर जो सुनवाई हुई और जो फैसला सुनाया गया उसको हम बता रहे हैं। इसमें मोटे तौर पर चौथा, पांचवा और छठा जो पैरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चौथे पैरे में क्या लिखा गया है उसका हिंदी रूपांतरण हम आपको बता रहे हैं। इसमें कहा गया है कि अदालत को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई पूरक आरोप पत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार पाए गए। पांचवें में क्या लिखा है, उपरोक्त रिपोर्ट के अवलोकन पर मैं अतिरिक्त महाधिवक्ता के कथन से सहमत हूं, क्योंकि याचिकाकर्ता पर किसी भी अपराध का कोई दोष नहीं है। और जो छठी लाइन है वो क्या है, परिणाम स्वरूप चूंकि याचिकाकर्ता आरोपी नहीं है इसीलिए उसके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की उसकी प्रार्थना का कोई औचित्य ही नहीं। आप सोचिए, बहुत क्लियर लिखा हुआ है। इसके बावजूद क्या चल रहा था, किस तरीके से कटघरे में लाया गया, किस तरीके से, चाहे वो इलेक्शन का मोड़ हो या फिर लोकसभा के दौरान के चुनाव हो, किस तरीके से आरोपों को सामने रखा गया जिनके कोई सबूत नहीं थे। लेकिन चलिए, क्योंकि मामला संजीवनी घोटाले के साथ जोड़ा गया था तो हम आपको संजीवनी की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर निवेश की पूरी कहानी बताते हैं और उस निवेश के गायब होने की कहानी भी बताते हैं। यह किस तरीके से हुआ। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी राजस्थान में रजिस्टर्ड हुई। राजस्थान सोसाइटी एक्ट के तहत 2008 में रजिस्टर्ड करवाया गया। 2010 में सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में बदल गई। इसका लाइसेंस केंद्र सरकार से सोसाइटी को मिला था। फिर निवेश करने वालों को अच्छे रिटर्न के साथ विदेश की यात्रा, गोल्ड और सिल्वर कॉइन आदि गिफ्ट का लालच दिया गया। जो निवेश करते उन्हें ही एजेंट बना दिया जाता, फिर उनके अंडर में जो निवेश करते उनका कमीशन उन्हें दिया गया। इसके लालच में आकर लोगों ने मोटी रकम इसमें निवेश की और करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने 950 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया। निवेशकों के पैसों को गलत तरीके से लोन पर दिया, ब्याज नहीं लिया। अन्य राज्यों में ब्रांच खोलकर फर्जी कंपनियों को लोन बांटे गए। राजस्थान में 211 और गुजरात में 26 शाखाएं खोली गई थी। देश के कई अन्य राज्यों में भी अपनी शाखाएं इन्होंने खोली और सोसाइटी की लेखा पुस्तकों के अंदर 1100 करोड़ के ऋण दिखाए गए। इनमें अधिकतर बोकस ग्राहक हैं जिनका कोई अता पता नहीं।
एसओजी ने घोटाले के मास्टरमाइंड और सोसाइटी के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम सिंह को बाकायदा इस केस के अंदर गिरफ्तार किया है। लेकिन जो ये संजीवनी के जाल में पीड़ित फंसे, वो कैसे फंसे, पैसा कहां से आया, इसको लेकर भी एक थ्योरी है। दरअसल संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी की नींव बाड़मेर में पड़ी थी। बाड़मेर में तेल, गैस, लिग्नाइट और अन्य क्षेत्रों में व्यापारिक बूम आया हुआ था। बाड़मेर में निवेश और भूमि अवाप्ति से गरीब किसानों के पास भी करोड़ों रुपए आ गए थे। सोसाइटी ने लोगों को लुभावने वादों के साथ झांसे में लिया और कम समय में दोगुनी तिगुनी राशि करने का झांसा देकर हजारों निवेशकों के करोड़ों रुपए की पूंजी जमा कर दी। निवेशकों की पूंजी पर आलीशान दफ्तर बनाए गए, गाड़ियां खरीदी गई, फ्लैट खरीद लिए गए। ऐश और मौज की जिंदगी के साथ ही जोधपुर में 3 मंजिला प्रधान कार्यालय भी खोल दिया गया और इसके बाद एक अखबार का प्रकाशन करने की बात भी सामने आई। मुख्य आरोपी विक्रम सिंह की गिरफ्तारी और क्रेडिट सोसाइटी के दफ्तरों पर ताला लगने के बाद निवेशकों की चिंताएं बढ़ती चली गई। लेकिन इन चिंताओं के साथ एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो ने कहानी को एक और रूप दिया, क्योंकि कहानियां खत्म नहीं हो रही। इसके बाद बीती सरकार में उस वक्त के मुख्यमंत्री गहलोत से मिलने के लिए संजीवनी निवेशक से जो पीड़ित थे वो पहुंचे थे। कोई कहता है कि उनको बुलाया गया था। बहरहाल जो भी है, वहां पीड़ितों के बयान होते हैं और उसमें गजेंद्र शेखावत का नाम संजीवनी से जोड़ा जाता है। पूर्ववर्ती सरकार के नेता पीड़ितों के बयानों के हवाले से गजेंद्र शेखावत के इस्तीफे तक की मांग करते हैं। गजेंद्र शेखावत को करप्ट कहते हैं, यहां तक कि गजेंद्र शेखावत की स्वर्गीय मां तक को अभियुक्त बताते हैं। लेकिन कमाल की बात यह कि किसी के खिलाफ कोई सबूत किसी के पास भी नहीं था। न ही एसओजी की जांच में गजेंद्र शेखावत के खिलाफ आज की तारीख में कुछ मिला है। शुरुआती एफआईआर में भी गजेंद्र शेखावत का नाम नहीं था। अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि यह सब सिर्फ गजेंद्र शेखावत को बदनाम करने और उनकी राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए किया गया एक राजनीतिक कूटरचित षड्यंत्र। लेकिन इन सब के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट आता है और उस ट्वीट के अंदर वो क्या लिखते हैं, एक बार तेजी से हम आपको बताते हैं, जरा इसको पढ़िए। वो ट्वीट करके क्या लिख रहे हैं, कुछ समय पहले का ट्वीट है जो उन्होंने किया है। संजीवनी प्रकरण को लेकर केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर एक मुकदमे में हाईकोर्ट का फैसला वर्तमान में अदालत के सामने एसओजी द्वारा रखे गए तथ्यों के आधार पर आया है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद एसओजी ने हाईकोर्ट में यू टर्न ले लिया है। आगे क्या लिख रहे हैं, इस केस के जांच अधिकारी को भी हटा दिया गया। बीजेपी सरकार द्वारा नामित सरकारी वकीलों ने भी केंद्रीय मंत्री का ही पक्ष लिया। इन सब के बावजूद हाईकोर्ट ने मंत्री जी की याचिका के अनुरूप एफआईआर को रद्द नहीं किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की इजाजत लेकर आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। आगे क्या लिखा है, एसओजी द्वारा 12 अप्रैल 2023 को राजकीय अधिवक्ता को लिखे गए पत्र क्रमांक एसओजी SFIU INV 2023/220 में इस केस की तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजी, जिसके पेज नंबर 7 पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और उनके परिजनों की अपराध में संलिप्तता होने की बात लिखी है और आरोपी माना है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जिन कंपनियों की संलिप्तता संजीवनी घोटाले में है, उनसे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत का सीधा संबंध है। इसके बाद क्या लिखा है, इस केस में सैकड़ों पीड़ितों ने मुझसे मुलाकात की, जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया और एसओजी ने इस मामले की जानकारी मांगी। जब मैंने उनसे मांगी तब एसओजी ने गृह मंत्री के रूप में मुझे इन तथ्यों और इस प्रकरण की प्रगति से अवगत कराया। मेरा श्री गजेंद्र शेखावत के प्रति कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। वो आगे क्या लिख रहे हैं, मेरा उनकी स्वर्गीय माता जी के प्रति भी पूरा सम्मान है, परंतु राज्य के गृह मंत्री के रूप में मेरे सामने लाए गए तथ्यों को पीड़ितों और जनता के सामने रखा जाना मेरा कर्तव्य था। आगे भी पढ़िए। अब राज्य में सरकार बदलने के बाद एसओजी पर बीजेपी सरकार ने दबाव बनाया, जिसके कारण एसओजी ने कोर्ट में यू टर्न लिया और इन्हें आरोपी नहीं माना। मेरी मांग है कि निष्पक्ष जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआईटी बनाकर इस प्रकरण की जांच की जाए। अंत में लिख रहे हैं, मेरा उद्देश्य लाखों पीड़ितों के साथ न्याय सुनिश्चित कर उनके जीवन की मेहनत की कमाई वापस उनको दिलाने का है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में जिस विक्रम सिंह जो इसमें मुख्य आरोपी है, क्या उसकी जितनी भी संपत्ति है, क्या सरकार ने उनको कुर्क करके किसी पीड़ित को राहत दी?
ये एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि अगर वाकई में इतने पीड़ित थे और वो गजेंद्र शेखावत से कनेक्ट हो रहे थे, तो क्या इसका एक भी सबूत पेश किया गया? क्योंकि वर्तमान स्थिति की हकीकत यही है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि गजेंद्र शेखावत के खिलाफ जो बातें की गई उसके कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और उनको इस केस में पूरे तरीके से निर्दोष माना गया है। और यह दरअसल वो अपराजित सत्य है जो कानून में न्याय की मूर्ति की, जिनकी आंखों पर पट्टी है और हाथ में तराजू, वहां जब सबूतों को तोला गया तो पलड़ा गजेंद्र शेखावत का भारी मिला और उनको निर्दोष बताया गया। जब यह फैसला आया उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने क्या कुछ कहा यह भी सुनिए। मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने के तमाम तरह के प्रयास किए गए। मेरी दिवंगत माता के लिए भी किस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया, मैं वापस उनको दोहराना नहीं चाहता। इसी जोधपुर के सर्किट हाउस में सत्य सामने आया है। भारत की न्यायपालिका ने एक बार फिर ये सिद्ध किया है कि भारत में सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन परास्त नहीं किया जा सकता। ये राजस्थान की जमीन है, यहां अपनायत की भूमिका रही है और यहां राजनीतिक द्वेष पाले नहीं जाते। लेकिन इस केस के अंदर बार बार कहा गया कि राजनीतिक रंजिश के जरिए गजेंद्र शेखावत को फंसाने की कोशिश की गई, तमाम आरोप उन पर लगे, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें बरी करते हुए वो अपराधी सत्य सामने लेकर आए, जिसके बाद गजेंद्र शेखावत खुद कह रहे हैं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। नमस्कार। मेरा दामन पाक साफ है। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन परास्त नहीं किया जा सकता।